तो दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आने की भी इनकी संभावनाएं 100% हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही क्वेश्चनों पे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। इसका वजह क्या है? क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। पानी की पाइपों में संकुचन के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, उपर्युक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। इसका आंसर क्या होगा? आप अक्सर गलती कर बैठते हैं क्योंकि आपको लगता है कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की जो पाइपें फट जाती हैं वो ठंडी के कारण होता है। इसका आंसर जो मारेंगे आप, हम जान रहे हैं, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है पानी की पाइपों में संकुचन के कारण। तो आप पानी की पाइपों में संकुचन के कारण आप सोच रहे होंगे, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। अक्सर आप देखते होंगे फ्रिज में पानी रखते हैं, अगर जम जाता है, बर्फ़ हो जाता है, तो बोतल की ढक्कनें अपने आप खुल जाती हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि जो पानी का आयतन होता है वो बर्फ़ से ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे ही बर्फ़ में कन्वर्ट होता है पानी, वैसे ही पाइपें फट जाती हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किसी दंड के चुंबकन की प्रक्रिया में पहला विकल्प है दंड का पूरा आयतन चुंबकित होता है, दंड का केवल पृष्ठ चुंबकित होता है, दंड के केवल सिरे चुंबकित होते हैं, दंड की बाहरी परतों के केवल कुछ भाग ही चुंबकित होते हैं। तो किसी दंड के चुंबकन प्रक्रिया है उसमें चारों विकल्प आपके सामने हैं। आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आशा करते हैं आपने विकल्प चूज कर लिया होगा। तो दंड का पूरा आयतन चुंबकित हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की आकृति गोल होती है, इसका वजह क्या है? अगर भौतिक विज्ञान का थोड़ा सा नॉलेज होगा आपको, आप अक्सर देखते होंगे जो बरसात के मौसम में वर्षा गिरता है, नीचे आता है, तो उसकी जो आकृति होती है वो गोल होती है। इसका वजह क्या है? श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण। ऐसा क्यों होता है? आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपने इसका आंसर भी अपने मन में इमेज बना लिया होगा कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल है गुरुत्वीय बल, स्थिर विद्युतीय बल, चुंबकीय बल या नाभिकीय बल। सबसे दुर्बल बल की बात कर रहा है, सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल। तो सबसे दुर्बल बल गुरुत्वीय बल होता है, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल ये प्रबल बल है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग किसमें परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है? वायु का तापमान, वायु का दाब, वायु में नमी की मात्रा, ध्वनि के संचरण की दिशा में पवन। आशा करते हैं इसका आंसर आपने ढूंढ लिया होगा। इसका होगा वायु का दाब। वायु का दाब अगर बढ़ जाए, घट जाए, तो वायु में ध्वनि का वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर तापमान घट बढ़ जाए तो ध्वनि के वेग में परिवर्तन हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी में, जो नैनो टेक्नोलॉजी होता है उन पदार्थों से संबंधित है जिसकी बीमाएँ हैं 10 पर -3 मीटर तक, 10 पर -6 मीटर तक, 10⁻⁻9 मीटर तक, 10⁻12 मीटर तक। इसका आंसर आपने ढूंढ लिया होगा। चलिए देखते हैं। 10 के पावर -9 मीटर तक। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? आप अगर किसी पहाड़ पे चढ़े होंगे तो आपको थोड़ा बहुत महसूस हुआ होगा कि ऊंचाई पे जाने पे सांस लेने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। और माउंट एवरेस्ट पे जो फतह करने जाते हैं, चढ़ने जाते हैं, वो अक्सर ऑक्सीजन लेके जाते हैं क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो, नहीं तो मुंह से नाक से ब्लड आ जाएगा। मुंह से नहीं, नाक से ब्लड आता है। तो इसका वजह है ऊपर जाने पे ऑक्सीजन का
कम होना। आप जानते हैं कि गैसों का जो आवरण है, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे वो नाइट्रोजन हो, वो धरती के जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है उसके पास में सबसे ज़्यादा है। पृथ्वी से निचले भाग में क्षोभ मंडल में सबसे जो गैसों का आवरण सबसे ज़्यादा घना है। ऊपर जाने पे गैसों का आवरण धीरे धीरे कम होता जाता है, विरल होते जाते हैं। आगे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कम वायु के कम दबाव के कारण। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, तो आप जानते हैं प्रकृति में सबसे सशक्त बल क्या होगा। तो सबसे सशक्त बल क्या है? नाभिकीय बल। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। अगला क्वेश्चन है आपेक्षिकता का सिद्धांत होता है। कोई वर्ड पढ़ने में दिक्कत हो जाता है तो इसको आप तो पढ़ रहे हैं अच्छे से, मैं थोड़ा बोलने में अगर दिक्कत हो जा रहा है मेरे से तो आप इसको इससे मत लीजिएगा। आपेक्षिकता का सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? वस्तु की लंबाई, समय, आकाश, प्रकाश का वेग। आप बताएंगे? चारों विकल्प में से कौन सा होगा? हमको लगता है अपेक्षित गलत लिखा हुआ है। अपेक्षिकता गलत लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। चलिए, इससे मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए। प्रकाश का वेग क्या होता है? सदा एक समान रहता है अपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार। सॉरी। अगला क्वेश्चन है किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच फर्श पर गिर जाएगा, अचल रहेगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों को देखते होंगे कि अगर अंतरिक्ष में हैं, अगर वो अपने अंतरिक्ष यान से अगर बाहर निकले तो लटके रह जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? तो इसी तरह कह रहा है किसी उपग्रह में से किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा चम्मच अगर गिराया जाता है तो चम्मच फर्श पे नहीं गिरेगा। आप जानते हैं कि उपग्रह की गति का वो अनुसरण करने लगेगा, वो भी उपग्रह के पीछे पीछे घूमता रहेगा। वर्णनांध व्यक्ति दूसरे चीज़ों को नहीं देख पाता है, काला रंग नहीं देख पाता है, कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता है, को दृष्टि निर्धन नहीं होता है। इसका होगा कुछ रंगों में वो भेद नहीं कर सकता अगर वर्णनता रोग उसको हो गया है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे है। शीतल देशों में सर्दी के मौसम में पाइपलाइनें प्रायः फट जाती है। ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है। पानी जम जाता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। इसका वजन है, आप जान चुके हैं उस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो द्रव्यमान बदलता है परंतु भार उतना ही रहता है। भार बदलता है परंतु द्रव्यमान उतना रहता है। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं। भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। आप कभी भी एक बात याद रखिएगा, भार बदलता है परंतु द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। कभी भी आप देखते होंगे कि अपने दोस्तों में आप कभी जाते होंगे तो वज़न अगर कराते हैं आप तो कहते हैं मैं 50 किलो का हूँ, मेरा भार 50 किलो है। लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो भार नहीं होता है, वो द्रव्यमान होता है। अगर भार की बात किया जाएगा तो आप 10 से गुणा कर देंगे, 9.8 से गुणा करेंगे तो अगर 50 केजी आपका वज़न है तो हो जाएगा लगभग 5 कुंटल 500 किलोग्राम। आप समझ पा रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसीलिए जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो उसका भार बदलता है, न कि द्रव्यमान उतना ही रहता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मरीचिका का कारण है। पहला विकल्प है
तप्त भूमि द्वारा परावर्तन, दूसरा है वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीसरा है प्रकाश का व्यतिकरण, चौथा है प्रकाश का विवर्तन। तो इसका आंसर तो आप जानते होंगे अच्छे से, वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु शक्ति जो संयंत्र होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विखंडन के, संलयन पर, तापीय दहन पर, उपयुक्त तीनों का संयुक्त प्रभाव। तो आप जानते होंगे इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम होगा। जो परमाणु शक्ति संयंत्र होता है वो विखंडन पे कार्य करता है, लेकिन इसका जो आंसर होगा विखंडन, संलयन, तापीय दहन तीनों पे काम करता है। मैंने शायद पहले इस क्वेश्चन का अध्ययन किया हुआ था। इसका आंसर जो था विखंडन था। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, लेकिन इसमें तीनों का संयुक्त प्रभाव दिया हुआ है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप तीनों के संयुक्त प्रभाव को ही टिक करेंगे। आगे चलते हैं। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर आवृत्ति, तापमान, वेग, तरंगदैर्घ्य। इसका हो जाएगा आंसर तापमान। बोलोमीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया, संवेग। बहुत कह सकते हैं अच्छा क्वेश्चन है। आप बताइए। प्रतिक्रिया की वजह से पत्थर पर ठोकर मारने से हमें चोट लगती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे घरेलू वैद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है। किसमें? प्रेरण में, धारा में, प्रतिरोध में, धारिता में। ऐसा क्यों होता है कि वैद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है? किसमें वृद्धि होती है आप बताएंगे? प्रेरण में, धारा में, प्रतिरोध में, धारिता में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, धारा में वृद्धि होने पर वैद्युत परिपथ का फ्यूज पिघल जाता है या नष्ट हो जाता है। आगे बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? पहला है गोता लगाने का बोर्ड, पुल, झूमाझूमी, शीशा। झूमाझूमी मतलब शीशा, साधारण तराजू। कौन सा है कैंटिलीवर बीम का उदाहरण? तो गोता लगाने का जो बोर्ड होता है वो कैंटिलीवर का उदाहरण होता है। आगे चलते हैं। चावल पकाना कठिन होता है, ऐसा क्यों? चावल पकाना कठिन होता है पर्वतों के शिखर पर। आप बताएंगे वह जगह, समुद्र तल पर, खदान के नीचे, कहीं भी एक जैसा। कहाँ पे आप चावल पकाएंगे तो आपको कठिनाई होगा? पर्वत के शिखर पर, समुद्र तल पर, खदान के नीचे, कहीं भी एक जैसा। तो पर्वत के शिखर पर जाएंगे तो चावल पकाना कठिन होता है। आगे चलते हैं। डायनामो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को, इसका आंसर आप जानते होंगे, ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देने का कारण है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आप जब डालेंगे, फ्लैश डालेंगे श्वेत प्रकाश का, तो उस पर रंग दिखाई देने लगते हैं। इसका कारण क्या है? विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, परावर्तन। तो इसका वजह है व्यतिकरण। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। कौन सा उपकरण है आप बताएंगे? पृथ्वी पर दूरस्थ या दूरी के वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है पार्थिव दूरदर्शक, खगोलीय दूरदर्शक, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, आवर्धक लेंस। इसका होगा पार्थिव दूरदर्शक। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है? क्वार्ट्ज, माइका, ग्रेनाइट, मृत्तिका। चारों विकल्प आपके सामने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है? क्वार्ट्ज, माइका, ग्रेनाइट, मृत्तिका। इसका आंसर होगा मृत्तिका। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, न्यून तापमान पैदा करने के लिए
निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का हम प्रयोग करते हैं? पहला है अतिचालकता का, दूसरा है जल केल्विन प्रभाव का, तीसरा है ताप विद्युत प्रभाव का, चौथा है रुद्धोष्म विचुंबकन का। आशा करते हैं इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। तो रुद्धोष्म विचुंबकन का न्यूनतम ताप पैदा करने के लिए प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। जो प्रकाश विद्युत सेल होता है आप देखे होंगे सबके घर में उपलब्ध होता है। तो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तब जाके आपकी जो घर पे कह सकते हैं बल्ब आप जला पाते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ जमीन पे छोड़ा जाता है, नीचे गिराया जाता है। तो छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है। दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। तो दोनों का द्रव्यमान तो सेम है, लेकिन यहाँ पे आकार तो नहीं बताया कि आकार सेम है। तो इसका वजह क्या होगा, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, इतना आप ध्यान रखेंगे। चाहे छोटा होगा चाहे वो बड़ा होगा, दोनों साथ पहुंचेंगे, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है दोनों पे बराबर काम करेगी, इस वजह से दोनों जमीन पे एक साथ पहुंचेंगे। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि सब सोचेंगे कि छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंच जाएगा क्योंकि छोटा है, या सोचेंगे बड़ा पत्थर है वजन ज़्यादा है वो जमीन पर पहले पहुंचेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दोनों एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है दोनों पे बराबर काम करेगी। आगे चलते हैं। अवतल लेंस हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन बार बार, चलिए आपके सामने ले आते हैं। इसको और छोटा कर देते हैं। कभी कभी डिस्टर्ब होने लगता है, डिस्टर्ब होता ही है। आप देख पा रहे होंगे, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और अधोशीर्षी, आभासी और अधोशीर्षी। सी और डी ऑप्शन तो सीधे सीधे काट दीजिए, क्योंकि अधोशीर्षी विकल्प में रहेगा ही नहीं। आभासी और सीधा बनता है अवतल लेंस से। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। दृढ़तांक निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? अनुदैर्ध्य प्रति बल के साथ अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरा है आयतन प्रति बल के साथ अनुदैर्ध्य विकृति, तीसरा है अरूपण प्रतिबल के साथ अरूपण विकृति, चौथा है तनन प्रतिबल के साथ तनन विकृति। दृढ़तांक जो होता है वो किसका अनुपात होता है? तो आयतन प्रतिबल के साथ अनुदैर्ध्य विकृति। शायद तीसरा टिक लग गया था इसलिए ये गलत बता रहा है, लाल आप देख रहे होंगे। आयतन प्रतिबल के साथ अनुदैर्ध्य विकृति। आगे चलेंगे। गैस में ध्वनि तरंग संचरण में निम्नलिखित में से क्या होता है? गैस में ध्वनि तरंग संचरण में निम्नलिखित में से क्या होता है? रुद्धोष्म, एडियाबैटिक संपीड़न और विरलन, समतापी संपीड़न और विरलन, तीसरा है समायतन संपीड़न और विरलन, चौथा है समदाबी संपीड़न और विरलन। इसका आंसर होगा रुद्धोष्म, एडियाबैटिक संपीड़न और विरलन। आगे चलते हैं।
ये क्वेश्चन इस वीडियो का आखिरी और इस 7वें पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है। यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर की निवेश आवृत्ति इनपुट फ्रिक्वेंसी n है तो निर्गत आवृत्ति आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या होगी? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, एक बार फिर पढ़ते हैं। यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर की निवेश आवृत्ति इनपुट फ्रिक्वेंसी n है तो निर्गत आवृत्ति आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या होगी? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो 2n होगी। आगे चलते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है, ये आपको मैं दे रहा हूं, इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।